नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमीं के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले दो भागों में पढ़ा था कि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था, जो बुर्बो राजवंश से संबंध रखता था और उसकी जो अन्यायपूर्ण नीतियाँ थी वो इस क्रांति का मुख्य कारण बनी। उसने फ्रांस के समाज के जो निम्न तबका था, अर्थात तीसरा एस्टेट, उसके अंदर मजदूर और किसान वर्ग थे, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए थे। उन करों के कारण जनता को भूखों मरना पड़ा था। स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि उनको 2 जून का भोजन जुटाने के लिए भी बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था, जिस कारण से सभी के मन में लुई 16वें के प्रति आक्रोश भर गया था और वो उसको अपदस्थ करना चाहते थे। इस कारण से फ्रांस के समाज में विभिन्न प्रकार के जो क्लब थे वो बने। उनमें से जो एक क्लब था जैकोबिन क्लब, उसका नाम पेरिस के एक भूतपूर्व कॉन्वेंट क्लब के जो सेंट थे जैकब, उनके नाम पर पड़ा। तो जैकोबिन क्लब का नाम जैकोबिन क्लब क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय पेरिस के अंतर्गत, जो वर्तमान फ्रांस की राजधानी है, वहाँ का एक कॉन्वेंट का अर्थ होता है जो धार्मिक इमारतें, अर्थात पढ़ाने के लिए जो इमारतें होती है, धार्मिक इमारतें होती है, उनको कॉन्वेंट के नाम से जाना जाता है। और भूतपूर्व कॉन्वेंट संत थे जैकब, उनके नाम पर इस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब पड़ा। तो जैकोबिन क्लब का जो नेता था उसका नाम रॉबेस्पियर था और रॉबेस्पियर ने अपने इस क्लब के अंदर जो सदस्य थे उनके अंतर्गत तीसरे एस्टेट के लोगों को शामिल किया था और उनकी जो वेशभूषा थी वो भी अलग थी। उनके जो पुरुष थे वो सौकुलात कहलाते थे और उनकी जो वेशभूषा थी वो ब्रीचेस यानी ट्राउजर्स था, जो बिना घुटनों का होता था। उनके सिर पर रेड हैट भी होता था, टोपी भी होती थी, जो लिबर्टी का अर्थात स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी। फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, उसकी जो अन्यायपूर्ण नीतियाँ थी वो उसके अंत का कारण बनी और 21 जुलाई 1793 को उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उसकी पत्नी मैरी एंटियोनेट का भी इसी प्रकार का जो है हाल होता है, उसको भी सजा दी जाती है। उसके पश्चात फ्रांस का भाग्य कैसा रहता है, तो 1793 से लेकर 1794 तक के काल को फ्रांस के समाज में आतंक के युग के नाम से जाना जाता है। हम जानेंगे कि इसे आतंक का युग क्यों कहा जाता है। तो आतंक और राज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आतंक राज अर्थात जो राज है अर्थात शासन व्यवस्था है, वो जनता में भय करके या भय उत्पन्न करके शासन करना आतंक राज कहलाता है। उस समय जैकोबिन जो क्लब था उसका जो लीडर था रॉबेस्पियर, उसने नियंत्रण के लिए दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से उस समय के जो गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जिसमें कुलीन और पादरी वर्गों को वो अपना शत्रु मानता था, अन्य राजनीतिक दल जो उसकी कार्यशैली से असहमति रखते थे उनको भी वो अपना शत्रु मानता था। उनको वो गिरफ्तार करके जेल में डाल देता था और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाकर दोषी बनाकर उनको गिलोटिन पर चढ़ाया जाता। गिलोटिन उस समय का सज़ा देने का एक यंत्र था, जिसमें 2 खंभों के बीच में ये 2 खंभे इस प्रकार से एक आरी लगी होती थी। उस आरी के ऊपर गर्दन रखकर सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस प्रकार के उपकरण का नाम गिलोटिन था और ये डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था। इस कारण से इसको गिलोटिन कहा जाता था, अर्थात इसके आविष्कार के नाम पर ही इसका नाम दिया गया था। रॉबेस्पियर था वो इस जैकोबिन दल के अंदर उन्हीं लोगों को शामिल करता था जो तीसरे एस्टेट से संबंध रखते थे, अर्थात वे लोग जो निचले तबके के थे उनको इसके अंदर सदस्य बनाया था। उसने समानता के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर
जो मजदूरी एवं कीमतों की जो अधिकतम सीमा थी वो भी तय कर दी, और पाव रोटी की और गोश्त की राशनिंग की गई। किसानों के अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। महंगे और सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली, जिसको समता रोटी का नाम से जाना जाता था, उसको अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार से आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश भी की गई। उसने जो फ्रांस के जो परंपरागत शब्द थे, जो जिसको मांस्यूर और जिसको महाशय कहा जाता था, और महोदय अर्थात मदाम के स्थान पर सभी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन और सितोयिन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्च थे वो बंद कर दिए गए, बड़े बड़े भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। तो रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहिमाम करने लगे, और अंत में सबने उसके खिलाफ जाकर 1794 में उसे दोषी ठहराकर गिलोटिन पर चढ़ा दिया। इस प्रकार से आतंक राज का अंत होता है। तो रॉबेस्पियर की जो नीतियाँ थी वो बहुत ही दोषपूर्ण थी। उसने कुछ अत्यधिक ही कठोरता की, जिसके कारण से जनता त्राहिमाम कर रही थी। राजा के मृत्युदंड से यूरोप के राजतंत्र तो दहली पड़े उठे थे, और जैकोबिन क्लब के जो रॉबेस्पियर थे उसकी भी सत्ता का अंत होने के पश्चात अब फ्रांस का समाज इस प्रकार के शासन के मांग में था जो गणतंत्र यानी लोकतंत्र के लिए सही साबित हो सके। इसके लिए एक संचालक मंडल बनाया गया, जिसको हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि ये डायरेक्टरी क्या थी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से जो शासक होता था, अर्थात जैकोबिन क्लब का जो नेता था रॉबेस्पियर, वो विभिन्न प्रकार के उत्सव करवाकर जनता को विभिन्न प्रकार से लुभाता था। यहाँ पे एक चित्र देख सकते हो आप, जिसमें क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। इसमें कुछ उत्सवों का आयोजन भी था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार से जनता को लुभाने के लिए सरकार द्वारा या तत्कालीन सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्सवों का भी आयोजित किया जाता था, जिससे कि उनका जो ध्यान है वो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उन पर न जा सके। जैकोबिन क्लब के जो रॉबेस्पियर था उसके पतन के पश्चात फ्रांस के अंदर एक डायरेक्टरी शासित फ्रांस बनता है, अर्थात एक संचालक मंडल बनता है। फ्रांस के शासन सूत्र ऐसे समय पर अपने हाथ में लिए इस संचालक मंडल ने जब देश की एक थकित उन्मादी की हालत में था, जर्जरित और बीमार राष्ट्र। फ्रांस की स्थिति एक बीमार राष्ट्र से कमतर नहीं थी। असाधारण मूल्य वृद्धि के कारण वस्तुओं का अभाव हो गया था, जनता के कष्टों की सीमा न थी, चारों ओर बेकारी और भूख का आलम था। ऐसे विकट समय में फ्रांस पर 27 अक्टूबर 1795 से, अर्थात जो आतंक राज है 1794 में समाप्त होता है, उसके पश्चात 1795 से लेकर 1799 तक फ्रांस में इस डायरेक्टरी का ही शासन रहता है। तो किस प्रकार से इस डायरेक्टरी ने शासन संभाला और फ्रांस के समाज को सुधारा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो संचालक मंडल था उसके अंदर विभिन्न प्रकार के द्विसदनी संसद और कार्यपालिका का निर्माण हुआ था। ये फ्रांस के इतिहास में पहली बार बाईकैमरल विधायिका थी। संसद के ये दो सदन थे, विधानमंडल जिसके में 500 सदस्य होते थे और विधान परिषद जिसके अंदर 250 सदस्य थे। इस प्रकार से इस संचालक मंडल का गठन किया गया, जिसके द्वारा जनता के हित के लिए जो के कानून बनाए गए। आगे हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी ये क्रांति हुई।
तो फ्रांस की क्रांति के अंदर महिलाओं का भी बड़ा भाग था, उनकी भी भागीदारी अहम साबित हुई, जो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक चित्र है जो 5 अक्टूबर 1789 की एक घटनाओं में से एक चित्र लिया गया है, जिसमें महिलाओं ने भी अपने हाथों में हथियार उठाए हैं और कई महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को भी अपने साथ में लेकर लौटी थी। तो महिलाएं भी फ्रांसीसी समाज के अंदर अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि तीसरे एस्टेट, जिसमें किसान थे, मजदूर वर्ग थे, और उनकी जो महिलाएं होती थी वो भी जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। सिलाई है, बुनाई है, कपड़ों की धुलाई है, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरेलू जो घर होते थे उनके अंदर नौकरानी के रूप में काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीन की ही लड़कियां और तीसरे एस्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। कॉन्वेंट हमने पढ़ा, जो ईसाई मिशनरीज होते हैं उनके जो पढ़ने की इमारतें होती हैं उनको कॉन्वेंट कहा जाता है। और कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण ही करना पड़ता था। खाना पकाना है, पानी लाना है, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना है, बच्चों की देख रेख, अर्थात उनकी जो जीवन था वो घर की 4 दीवारी तक ही सीमित था। इस प्रकार से स्थिति बहुत ही विकट थी। तो इस प्रकार से ऐसी महिलाओं के अंदर एक महिला जिसने इन सभी महिलाओं का नेतृत्व किया और क्रांति के अंदर महिलाओं की भी भागीदारी को बढ़ाया, उस महिला का नाम था ओलंप दे गूज। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब भी शुरू किए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के क्लब थे जो अस्तित्व में आए। 60 क्लब थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उसकी मांग भी थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान जो अधिकार है वो प्राप्त होने चाहिए। तो 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो महिलाओं ने भी मांग रखी कि नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अर्थात महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून थे, वो सरकार द्वारा पारित भी हुए, लेकिन सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को भी अनिवार्य बना दिया गया। अब उनको कुछ अधिकार दिए भी गए, अर्थात शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे और उनका पंजीकरण भी किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लेने लगी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी कुछ राजनीतिक अधिकार थे वो उनको प्राप्त नहीं हुए। उसके लिए इस आतंक राज के दौर में भी उनका संघर्ष जारी रहा। तो एक महिला थी जिसका नाम था ओलंप दे गूज, जिसका जीवन काल था वो 1748 से लेकर 93 के बीच तक रहा। और फ्रांस के राजनीतिक रूप में सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो ओलंप दे गूज का आता है। फ्रांस के इतिहास में सबसे प्रभावशाली महिलाओं में इनका नाम आता है, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना भी की थी। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। उसके तुरंत बाद उन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया था। तो इस प्रकार से महिलाओं की भी इस क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रही। महिलाओं ने भी विभिन्न प्रकार से इस क्रांति को परवान तक चढ़ाया। ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में कुछ उल्लेखित अधिकार, जिसमें औरत भी एक जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है, उनको भी कुछ अधिकार होने चाहिए। वो भी उनकी संप्रभुता भी राष्ट्र में निहित है और कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होना चाहिए, अर्थात महिलाएं भी अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती है, उनको भी पुरुषों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। ओलंप दे गूज ने कुछ घोषणा पत्र भी तैयार किए थे जिसके द्वारा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को मांगा। तो ये यहाँ पर बेकरी की दुकान की कतार में महिलाएं हैं
जिन्होंने उस समय के समाज का घोर विरोध किया और इस क्रांति में अपनी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैकोबिन क्लब थे, उनकी सत्ता के नष्ट होने के पश्चात डायरेक्टरी क्लब का शासन, और डायरेक्टरी क्लब के बाद में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए। तो इस प्रकार से हम क्रांति को विभिन्न घटनाओं के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। अर्थात फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत महिलाओं का भी बोलबाला रहा, महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। जैकोबिन क्लब और इन रॉबेस्पियर के पश्चात जो डायरेक्टरी संस्था बनी, उसके तहत ही फ्रांस के समाज में एक महापुरुष का उद्भव होता है, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से हम सब जानते हैं, जिन्होंने कहा था असंभव मेरे शब्दकोश में नहीं है। कई सारे युद्ध लड़े और उन महत्वपूर्ण युद्धों में अपने साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन 1815 के वाटरलू युद्ध के बाद में नेपोलियन का भी पतन हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो अध्याय है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका जो कार्य रहेगा वो रहेगा फ्रांस का जो क्रांति है उससे संबंधित आपका पहला प्रश्न रहेगा। आपको ये 2 प्रश्न गृह कार्य में करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो इसको हमने वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। और फ्रांसीसी समाज को किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूह को निराशा हुई होगी। तो आपको ये 2 प्रश्न है वो इस अध्याय में से करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।